पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्वांटम फैक्टर के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करेंगे बच्चों की, किस टाइप का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो हम आपको पिछले क्लास से एक फॉर्मूला लिखे थे कि आई क्वांटम फैक्टर बराबर होता है 1 + n-1 इंटू क्या करना बच्चों, अल्फा। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में जब कोई भी सॉलिड पार्टिकल अगर सॉल्वेंट में जाके डिसोसिएशन करे तो पहले आपको उसके लिए उसका आई निकालना होगा। ठीक है, तब हम लोग कैलकुलेशन कोई भी आगे कर सकते हैं बच्चों। सेम तरह से अगर कोई सॉलिड पार्टिकल सॉल्वेंट में जाने के बाद एसोसिएट हो जाए तो उसके लिए भी हमें आई का जरूरत पड़ता है। ठीक है, और उसके लिए आई हम इस तरीके से निकालते बच्चों। ठीक, और अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो उस सॉलिड के लिए आई का वैल्यू आपको कितना बताया गया था बच्चों, 1 बताया गया था। तो हम लोग ये तीनों चीजें ध्यान रखेंगे पहले कि अगर सॉलिड हमारे पास डिसोसिएशन करने वाला है, और डिसोसिएट करने वाले कौन कौन से जनरली सॉलिड होते हैं बच्चों, या तो कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमारे सॉल्ट आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएंगे। फिर उसी तरीके से एसोसिएशन के केस में हमें सिर्फ एक एग्जांपल याद रखना, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कि कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी होगा, ठीक है बच्चों, तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसा कि बेंजीन जनरली यूज किया जाएगा, एसिटिक एसिड हो सकता है, बेंजोइक एसिड हो जाए, फॉर्मिक एसिड हो जाए, ये सब जो है बच्चों एसिड ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। और ये सब के सब बेंजीन में जाके क्या हो जाएंगे, डाइमर बनाएंगे। मतलब इन सब के लिए आई का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो ये वाला लगाएंगे, और वहां पे एन का वैल्यू कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक फैक्ट है, ये हमें ध्यान रखना होगा। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन में खुद मेंशन भी किया हुआ रहेगा कि ये डाइमेराइज हो रहा, इसका मतलब एन का वैल्यू 2 हो जाएगा। ट्राइमेराइज बोलेगा तो इनका वैल्यू आप 3 रख देंगे। और अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होगा सॉलिड पार्टिकल्स के लिए तो ये आई बराबर 1 होगा। तो बच्चों हम लोग इसका टाइप शुरू करते हैं कि किस किस टाइप का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आपको पता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर ये क्या करते हैं बच्चों, डिपेंड करते हैं। तो इसमें से हमारे पास कितने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आप इसमें लिखना चाहे लिख लें, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला है बच्चों रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पहला कौन सा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों, RLVP। और एक्चुअली आप अगर याद करें तो ये चीज आप पढ़ भी चुके हैं, ये हमारे लिए नया कुछ भी नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम निकाल चुके हैं रॉल्स लॉ के अनुसार। जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट में डालते हैं बच्चों, तो वो क्या होता है, RLVP का सवाल होता है। ये हम लोग कर भी चुके हैं, फिर भी इसमें हमें थोड़ा सा करेक्शन और करना चाहिए। क्यों, क्योंकि बच्चों जो भी हम अभी सवाल किए ना उसमें आप गौर कीजिएगा उधर जाके, तो आपको ऐसा मिलेगा कि उस समय जो भी सॉलिड यूज किया गया था, प्रीवियस जो भी हम क्वेश्चन किए हैं उसमें से या तो हम यूरिया यूज किए या ग्लूकोज यूज किए, मतलब ऐसा कोई सॉलिड यूज नहीं किया गया है जो वाटर में जाके या एक्वस सॉल्यूशन में जाके या तो डिसोसिएशन कर रहा था या तो एसोसिएशन कर रहा था। तो हम लोग यहाँ पे अब इसको दोबारा इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ये समझ सकें कि अगर हमारे सॉल्यूशन में कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो कि डिसोसिएशन कर सके, एसोसिएशन कर सके, अगर वो भी हम यूज कर लें तो RLVP कैसे निकलेगा। तो पहला तो ये हो गया बच्चों। दूसरा जो टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का है उसको बोलते हैं हम लोग एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होना, बढ़ना इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको बच्चों हम लोग शॉर्टकट में डेल्टा TB से दिखाते हैं, डेल्टा TB। डेल्टा T का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर कौन सा आता है बच्चों, बॉइलिंग टेम्परेचर, इसलिए यहाँ पे B लिखा हुआ रहेगा। तीसरा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है फ्रीज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको बच्चों में किसे दिखाते हैं, डेल्टा टी, और यहाँ पे एफ लिखते हैं। एफ का मतलब है फ्रीजिंग, और ये जो डेल्टा टी है वो है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। और ये चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा कि सॉल्वेंट कितने डिग्री पे फ्रीज हो रहा, तो उसके अनुसार हम लोग ये नोटेशन देते हैं। और चौथा जो बच्चों वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका सिंबल जो है बच्चों वो पाई हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, पाई होता है। तो अब ये चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में ध्यान रख लें कि रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, यहाँ प्रेशर छूट गया, आप लोग लिख दें रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता बल्कि इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको हम लोग समझेंगे। उसी तरह से बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। और एक क्या बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यही चार हमारे पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है बच्चों। तो इन्हीं को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं बाय यूजिंग क्वांटम फैक्टर, क्वांटम फैक्टर को यूज करके। और ऐसे अगर आप ध्यान रखें बच्चों, तो बिना क्वांटम फैक्टर का क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का कोई मीनिंग भी बहुत ज्यादा नहीं निकल के आता, ठीक है। और क्वांटम फैक्टर हम सिर्फ वहां पे यूज करते हैं जब हमारे पास उसका कुछ वैल्यू हो, मतलब 1 से ज्यादा या 1 से कम वैल्यू हो। और ये ऐसा तब आएगा जब आपका सॉल्यूट या तो सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट कर जाए या तो एसोसिएट कर जाए। अगर नहीं आ रहा है वैसा कुछ हो रहा तो वो नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ही कहलाता है। और अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन होगा बच्चों तो वो कहलाएगा एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे पहले नोट का ये पॉइंट लिख भी देंगे, उसके बाद हम लोग बच्चों आगे बढ़ेंगे। If solute is neither dissociated nor associated, then the calculated Cp मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, देन द कैलकुलेटेड Cp। तो उस समय अगर हम सॉल्यूशन का ये चीज निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये निकालेंगे और ये निकालेंगे तो वो कहलाएगा नॉर्मल Cp। कैलकुलेटेड Cp इज कॉल्ड नॉर्मल Cp। क्या कहलाएगा बच्चों, नॉर्मल Cp। एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट in this condition is known as normal molar mass। और इस समय जब हम सॉल्यूट का मोलर मास निकालेंगे तब वो क्या कहलाएगा बच्चों, उसका नॉर्मल मोलर मास, मतलब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आएगा। पहला पॉइंट तो ये हुए बच्चों। अगर यहाँ पे हम ये लिखें कि इफ solute is either associated or dissociated in the solution, then the calculated qualitative property is called abnormal qualitative property and molecular weight of solute in this condition is known as abnormal molar mass। ठीक है बच्चों,
तो ये आपको इस पार्ट में दो तरह का टर्म मिल सकता है जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसीलिए हम पहले ये दोनों बात आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होता है बच्चों। तो अगर हम किसी भी सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है ये तो आपको पता चल गया। अगर हम किसी सॉल्यूशन का ये चारों में से कोई भी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, जैसे किसी सॉल्यूशन का RLVP निकालें, किसी सॉल्यूशन का डेल्टा TB निकालें या डेल्टा TF निकालें या पाई निकालें, अगर ये चारों में से कोई भी क्वांटिटी आप किसी भी सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट करते हैं और अगर उस सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट है वो ना तो डिसोसिएट हो रहा है ना तो एसोसिएट हो रहा, तो उस समय जो भी इन चारों में से आएगा उन चारों को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल वैल्यूज का। ठीक है बच्चों, और अगर यही चारों चीज हम वैसे सॉल्यूशन के लिए निकालें जहां पे सॉल्यूट या तो डिसोसिएट हो रहा या तो एसोसिएट हो रहा, तो उस समय जो भी वैल्यू आएगा इन चारों का वो कहलाएगा इनका एबनॉर्मल वैल्यू। ठीक है बच्चों, और अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होता है और उस क्वेश्चन में अगर हम सॉलिड पार्टिकल का मोलर मास निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, नॉर्मल मोलर मास कहलाएगा। और अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा और तब आप उस सॉल्यूट का मोलर मास निकालेंगे, तब वो जो मोलर मास आएगा बच्चों उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, और अब अगर हम यहीं से वांटर फैक्टर को अगर हम लोग काउंट करें बच्चों तो आपको याद होगा कि आई क्या था, आई रेशियो होता था किस चीज का बच्चों, तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अब सोचिए कि अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो जाएगा तब उस समय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल हो जाएगा। तो बच्चों हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो जाए तो उस समय जो आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो एबनॉर्मल कहलाएगा। तो नंबर ऑफ ये सॉलिड पार्टिकल जो होता है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बच्चों, हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसीलिए अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन हुआ है इसका मतलब जो भी हम सॉलिड पार्टिकल्स का मोल डाल रहे हैं उसमें चेंजिंग आ रहा है, तो इसका मतलब वो कहलाएगा एबनॉर्मल। तो कहीं कहीं आप देखिएगा तो आपको ऐसा भी वांटर फैक्टर का डेफिनेशन मिलेगा, ये है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक तो ऐसा भी मिल सकता है बच्चों, क्योंकि ये नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल जब डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होगा तब का होगा, और जब ये डिसोसिएशन एसोसिएशन हो जाएगा तब का है। या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर, आप देखेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितने भी हैं वो सब के सब सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। वो अभी हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता भी चलेगा। ठीक है, इसीलिए अब सोचिएगा एबनॉर्मल मोलर मास है तो मोलर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर एबनॉर्मल है तो मोलर मास का जो बच्चों नॉर्मल, तो मोलर मास नॉर्मल या नॉर्मल मोलर मास भी कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय आप क्या कर देंगे बच्चों, मोलर मास एबनॉर्मल। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम वांटर फैक्टर को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब समझिए कि हम कैसे कैसे इसको डील करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, पहले RLVP को डिस्कस करना होगा, फिर हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को करते हैं। इसको मिटा दो बच्चों, ये सबको हम लोग हटा रहे हैं। अब समझते हैं ये RLVP क्या होगा। तो RLVP के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, जब हम लोग केस नंबर फर्स्ट ही किए थे, शायद वहां पे आप जाके देख लेना। ठीक है, कि जब हम लोग वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को यूज किए थे तब आपको वहां पे बताया गया था। अब सोचिए रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, इसके बारे में थ्योरी तो आपको वहां बताया गया है। क्या बताया गया बच्चों कि जब भी हम लोग किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं
तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाता है। किसके रिस्पेक्ट में, प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। और जितना से घट जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और जिसके रिलेटिव घटता है अगर वो निकाल दिए तब कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये डेफिनेशन थ्योरी वहां पे लिखा हुआ बच्चों, हम यहाँ पे सिर्फ इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको बता रहे हैं। आपको पता होगा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता था वो क्या होता था, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को माइनस करते थे और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड करते थे। और ये किसके इक्वल आता था बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ये किसके इक्वल आता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। यहाँ पे एक्स के क्या बच्चों लिख दे रहे वापस, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पी नॉट बी वापस क्या है बच्चों, यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पी एस जो बच्चों वो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। या आप इसी को ऐसे भी बोले थे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन इन सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, मतलब जब इसमें सॉल्यूट को मिला चुके हैं तब का है, ठीक है बच्चों। अब इसी को देखें, पी नॉट बी माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट बी इज इक्वल्स टू एक्स। इसको हम लोग ऐसे लिखे थे बच्चों, एन ए डिवाइडेड बाय आप करते हैं एन ए प्लस एन बी। एन बी क्या हो जाएगा बच्चों, मोल ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। अब सोचे बच्चों अगर हम इतना लिखते हैं ना, तब अब ये जो देखिए आएगा ना यहाँ से, अब ये जो वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, अगर आप इसको सिर्फ सॉल्व करते हैं तब ये कहलाएगा नॉर्मल। नॉर्मल क्यों कहलाएगा, क्योंकि बच्चों हम अभी यहाँ पे आई का वैल्यू 1 मान के चल रहा है, मतलब सॉल्यूट डिसोसिएशन नहीं कर रहा। लेकिन अगर हमें नहीं पता है सॉल्यूट क्या होगा, डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा, ये कहलाएगा बच्चों नॉर्मल वैल्यू। ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हम इसी में ऐसा लगा दें, बट पी नॉट बी माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट बी बराबर, अब देखिए आई हमें कहाँ यूज करना, आई हमेशा मोल ऑफ सॉल्यूट में यूज होगा, क्योंकि सॉल्यूट ही एसोसिएट और डिसोसिएट कर सकता है, सॉल्वेंट नहीं। इसलिए हम यहाँ पे उस सॉल्वेंट का आई फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो इसमें काउंट हो गया कि एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है। फिर यहाँ पे भी Na है, जहां जहां मोल ऑफ सॉल्यूट यूज हो रहा है आपको वहां वहां क्या कर देना होगा बच्चों, आई यूज कर देना होगा, आई के साथ यूज करना होगा। अब ये जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों, एबनॉर्मल। ये क्या आएगा बच्चों, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगा। अब सोचिए यहाँ पे हमेशा बस यही ध्यान रखना बच्चों, जहां पे भी मोल ऑफ सॉल्यूट है वहां पे आप उसका आई जरूर यूज करें, ठीक है। तो आई निकाल के रखेंगे तो अपने आप आ जाएगा। अब देखिए अगर आपको ये एक्सप्रेशन ध्यान है तो आप क्या करेंगे, आई का वैल्यू 1 रख दें तो अपने आप यहाँ पे चले जाएंगे, तो इसका मतलब अपने आप नॉर्मल आ जाएगा। इसलिए हम बोले थे जब आई का वैल्यू 1 होगा तो वो नॉर्मल चला जाएगा, ठीक है। तो आप इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। आप देखिए इसमें सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं। अगर हम लिखें कि फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर ऐसा आपके क्वेश्चन में मेंशन कर दें तो और भी बढ़िया बात है। हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, आई एन ए प्लस एन बी को ऑलमोस्ट इक्वल कर सकते हैं एन बी का, क्योंकि डाइल्यूट हो गया तो सॉल्वेंट का वैल्यू बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट का वैल्यू बहुत कम है। इसीलिए आई एन ए में से हम एन बी को कंपेयर करेंगे तो ये बहुत छोटा है, इसलिए एन बी यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, देयरफॉर हम लिख सकते हैं पी नॉट बी माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट बी बराबर क्या आ जाए बच्चों, यहाँ से आई इंटू एन ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो बच्चों, एन बी। ये एक कंडीशन में आया बच्चों, जब आपका सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट होगा तभी आएगा ऐसा, नहीं तो। और हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, एक हम लोग उल्टा करके सॉल्व किए थे, इसको रेसिप्रोकल कर दिए थे तब सॉल्व किए थे। एक तो ये आप एक्सप्रेशन याद रख सकते हो बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कि अगर आपको मोल पता है सॉल्यूट का तो आप इसके मास और मोलर मास के टर्म में भी लिख सकते हैं। मोल बराबर क्या था बच्चों, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो इसको चेंज कर देंगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा सॉल्यूट का।
खैर वो हम भी लिख ही देते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया बच्चों। तो आप ध्यान रखें, हमेशा जहां जहां मोल ऑफ सॉल्यूट आएगा वहां वहां आई हमें यूज कर लेना, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं, यहाँ तक लिख लिए सभी लोग, मिटा दें। चलिए अब इसी को हम बच्चों और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये एक कंडीशन में जब आपका सॉल्यूशन वेरी डायरेक्ट होगा तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑल्सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन ऐसा आता था, हमारे पास एक एक्सप्रेशन ऐसा आ रहा था, तो इसको हम उल्टा करके भी लिखते हैं बच्चों। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पी नॉट बी माइनस पी बी या पी एस अपॉन पी नॉट बी बराबर क्या था बच्चों, एन ए, या ऐसे लिख लें आई एन ए डिवाइडेड बाई आई एन ए प्लस एन बी। अब सोचिए अगर इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये आपको मिल जाएगा पी नॉट बी डिवाइडेड बाई पी नॉट बी माइनस पी एस इज इक्वल्स टू आई एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बच्चों, आई एन ए। देख लें ऐसा आ जाएगा। और इसी में हम -1 कर दिए थे दोनों साइड बच्चों, तो ये हो जाएगा पी नॉट बी अपॉन पी नॉट बी माइनस पी एस -1 बराबर, इसी को आप कर सकते हैं ऐसे किया जाएगा एन, ऐसे से कर सकते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे 1 प्लस एन बी अपॉन आई इंटू एन ए। देख लो बच्चों, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, अलग अलग अगर डिवाइड कर देंगे तो, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको इधर ले आते हैं, इसको मिटा दें, ये एक्चुअली हम ऐसा कर चुके हैं, वहां पे भी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, बट हम इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों। ये हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी प्लस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट बी माइनस पी एस इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन आई एन ए। इस बच्चों इसको हम लोग बच्चों इधर -1 कर दें, इसको सॉल्व कर दिया, देखिए ये और ये कट गया, तो ये आ गया आपका पी एस अपॉन पी नॉट बी माइनस पी एस इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन आई एन ए। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पी नॉट बी माइनस पी एस किया जाएगा आई एन ए डिवाइडेड बाय एन बी। बस इसी इक्वेशन को आप याद रखें बच्चों, यही हमारा आरएल विधि का इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है जिसके सहारे हम लोग सवाल को बना सकते हैं। अब इसी को बच्चों अगर मॉलिक्यूलर मास के टर्म में कोई लिखना चाहे तो वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है कि पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये आई इंटू, अब देखिए यहाँ पे मोल के बदले में क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एन बी। अगर आप यहाँ से देखें बच्चों तो ये पूरा है RLVP, ये पूरा है RLVP, ये देखिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप इस इक्वेशन को इसको याद रखें, अगर मॉलिक्यूलर मास का जरूरत पड़ेगा तो मोल ऑफ सॉल्यूट के बदले आप क्या कर देंगे बच्चों, ये चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा। अब अगर याद रखते हैं तो अब देखिए सवाल हम कैसे बनाएंगे। इसके सवाल को बनाने का तरीका क्या होगा बच्चों, मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी सॉल्यूशन देता है, ठीक है, और अगर उसमें वोलेटाइल सॉल्यूट यूज किया हुआ, ये सॉरी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूज किया हुआ, तो आप पहले ये देखेंगे कि हमारा सॉल्यूट एसोसिएट होगा या डिसोसिएट होगा या कुछ भी नहीं होगा। अगर मान लीजिए एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं होने वाला सॉल्यूट होगा, जैसा कि यूरिया दिया हो, ग्लूकोज दिया हो, शुगर दिया हो, तब आप अपने आप आई का वैल्यू अपने मन से कितना ले लेंगे, वहां पे 1 ले लेंगे। अगर डिसोसिएशन होने वाला होगा तब आप इस फॉर्मूले को यूज करके पहले आई निकालेंगे, पहले आई क्या करेंगे बच्चों, निकालना पड़ेगा आपको। अगर एसोसिएशन हो रहा होगा तो एसोसिएशन वाले फॉर्मूले से आपको पहले आई निकालना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पे आई रखेंगे, तब जाके ये सारा टर्म आपको क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्व हो जाएगा। और अगर आई का वैल्यू 1 के अलावे कुछ भी आया और उस समय आप अगर RLVP ये पूरा निकालते हैं तो वो कहलाएगा एबनॉर्मल। क्या कहलाएगा बच्चों, एबनॉर्मल। तो एक तरह से देखें कि हमारा पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया खत्म। इसको आप नोट करें, फिर हम लोग शुरू करेंगे दूसरा। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे अब नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको जब भी RLVP का सवाल बनाना हो
ठीक है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का सवाल बनाना हो, आप सिर्फ और सिर्फ इसी इक्वेशन का यूज करेंगे। अब हमारा मेन इक्वेशन यही बनेगा, ठीक है। इसमें हम लोग पी नॉट बी, पी एस और पी एस है यहाँ पे, ठीक है। बराबर क्या होगा, आई एन ए अपॉन एन बी। अब इस आई के वैल्यू को आपको क्या करना होगा, निकाल के रखना होगा अकॉर्डिंग टू सॉल्यूट। इस सॉल्यूट हमारा किस टाइप का है, हम बात कर चुके हैं कि आई का वैल्यू का अप्रोक्स क्या आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें आएगा हमारा दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, कि बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का क्या होता है। तो अब जैसे देखो बच्चे, यहाँ से अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बच्चों, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक टेम्परेचर होता है। किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों, क्या होता है, वो एक टेम्परेचर होता है। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लें, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of a liquid is equal to external pressure। तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट का ये डेफिनेशन है, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। जहां पे जितना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर होगा उसके अनुसार से हमारा क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट आएगा। इसी में एक और टर्म आता है बच्चों, वो है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। वो क्या है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा फर्क होता है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा फर्क है। हम क्या बोलते हैं बच्चों, देखिए एक्सटर्नल प्रेशर अलग अलग जगह का अलग अलग होता है। तो कभी भी अगर आप लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जज करना चाहते हैं, तो जिस जगह पे जज करना चाहते हो वहां का जो प्रेशर होगा उसके इक्वल अगर वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे आ जाएगा वही कहलाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर हम इसमें नॉर्मल लगा देते हैं, तो नॉर्मल जैसे वर्ड यूज करेंगे बच्चों, तो एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग क्या लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, मतलब 1 atm लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि द टेम्परेचर at which vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure। किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें बच्चों वाटर के लिए खास करके, क्योंकि अगर आपके सॉल्वेंट वाटर की तरह यूज होता है, वाटर को अगर हम सॉल्वेंट बना रहे हैं, तो वाटर का बच्चों हमें सारा प्रॉपर्टी याद रखना होता है। अगर क्वेश्चन में आपको कोई दूसरा लिक्विड देगा तब तो आपको ये उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों वाटर के लिए, फॉर वाटर, तो इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना बच्चों, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअली क्या आता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब कि हम लोग अर्थ के सरफेस पे जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होगा। अगर आप इसी हाइट पे लेके चले जाएंगे, ठीक है, या कहीं और दूसरी जगह ले जाएंगे जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm नहीं है, तो वहां 100 डिग्री नहीं आएगा, वहां पे चेंज हो जाएगा। तो सेम लिक्विड का
बॉइलिंग पॉइंट बच्चों जगह के अनुसार चेंज हो सकता है। जगह चेंज करने से क्या बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाएगा, मतलब अर्थ सरफेस पे नहीं, आप किसी हाइट पे चले जाएं, माउंटेन पे चले जाएं, तो वहां का एक्सटर्नल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अर्थ सरफेस पे होता है बिल्कुल ही अलग होगा। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट वाटर का दोनों जगह पे क्या है बच्चों अलग अलग आएगा। या इसी को अगर केल्विन में चेंज करेंगे तो आप इसमें 273 और ऐड करेंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा बच्चों। तो ये दोनों चीज आप ध्यान रखें। 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपके क्वेश्चन में कहीं मेंशन किया हुआ हो या 737 केल्विन मेंशन किया हो और सॉल्वेंट अगर वाटर है तब आप ध्यान रखेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो हो जाएगा, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो होगा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है बच्चों वो कितना हो जाएगा 1 atm, या इसको आप लिखना चाहें तो 760 टॉर भी लिख सकते हैं या 760 mmHg भी लिख सकते हैं, अब जिस यूनिट में यूज करना चाहें। तो ये डाटा आपको बच्चों वाटर के लिए याद रखना होगा कि अगर कभी भी क्वेश्चन में वाटर यूज किया गया है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में आपको करा चुके हैं, कहाँ पे हम लोग किए थे बच्चों, तो जब हम लोग आरएफ में पढ़ रहे थे शुरू में तो आपको याद होगा वहां पे दिया गया था 100 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वेश्चन में डायरेक्टली वाटर का प्योर वेपर प्रेशर नहीं दिया गया था, वो हम अपने मन से लिए थे कितना 760 mmHg। क्यों लिए थे बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा बच्चों वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पता होता है, इसीलिए ये डाटा आप वाटर के लिए क्या करेंगे बच्चों याद रखेंगे। तो ये तो हो गया बच्चों बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको समझते हैं क्या करना होगा इसमें, इसको मिटा दे रहे हैं बच्चों। अब हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझते हैं ये होता क्या है। अब देखिए बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से मतलब ये है कि यहाँ पे सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है बच्चों बढ़ जाता है। मतलब ये कि अगर आप किसी भी प्योर सॉल्वेंट को बॉयल करते हैं, आप अगर किसी भी प्योर सॉल्वेंट को बॉयल करते हैं तो वो जिस टेम्परेचर पे बॉयल होगा, अगर आप उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दें तो अब जो बॉयल होगा वो क्या होगा बच्चों ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, आप समझने की कोशिश करें इसको पहले कि हमारे पास दो सिचुएशन है। मान लीजिए ये वाटर है, क्या ये बच्चों वाटर है, तो वाटर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा, अगर हम लोग यहाँ बॉइलिंग पॉइंट पूछें तो आप कितना बता दोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों, क्योंकि ये वाटर है और ये हम लोग अभी अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कहता क्या, ये प्योर वाटर था, अब अगर इसमें हम कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दें, जैसे मान लीजिए इसमें हम लोग क्या कर दिए शुगर मिला दें, यूरिया मिला दें और ये क्या बच्चों वाटर है, तो देखिए ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। तो आप यहाँ पे अगर बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो ये वाटर जो बच्चों वो 100 से ज्यादा पे बॉयल करेगा, इतना हम कंफर्म कर सकते हैं। अब कितना बढ़ेगा वो बात अलग है, लेकिन ये अब बॉइलिंग पॉइंट जो होगा इसी वाटर का क्या हो गया बच्चों बढ़ गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब हम प्योर सॉल्वेंट में, प्योर वाटर में, ठीक है, जब हम कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देंगे तो वो प्योर लिक्विड जिस टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा था अब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा उस टेम्परेचर से ज्यादा आ जाएगा। अब इसका बच्चों रीजन समझना ताकि ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए बच्चों दो तरह का एक्सप्लेनेशन है, बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन का एक्सप्लेनेशन दो तरीके से हम लोग देते हैं बच्चों। एक तो है हमारा वेपर प्रेशर का कंसेप्ट, ठीक है, एक हम लोग एक्सप्लेन करते हैं वेपर प्रेशर के कंसेप्ट से, और दूसरा जो एक्सप्लेनेशन है बच्चों वो थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोपी, ठीक है। तो इंट्रोपी से एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, दोनों का ही यहाँ पे आपको रीजन समझा रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट
नॉन वोलेटाइल volatile solute is added in a pure liquid। हम अब यहाँ पे कोई भी जनरल लिक्विड की बात करें बच्चों, कोई जरूरी नहीं, वाटर कोई भी हो सकता है। इन ए प्योर लिक्विड देन द बॉइलिंग पॉइंट या नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, दोनों में से कोई भी हो सकता है बच्चों। देन द बॉइलिंग पॉइंट of liquid will increase। पहले तो आप यही ध्यान रखेंगे कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, किसी भी प्योर लिक्विड के अंदर अगर आप कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो जितना प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था, अब जैसे हम वाटर लिए थे, बॉइलिंग पॉइंट लिख दिए बच्चों यहाँ पे। अब मान लीजिए कोई भी नॉन लिक्विड होगा तो अगर ये T1 होगा इसका वैल्यू T1 से ज्यादा ही आएगा। तो यहाँ पे हम वाटर के रिस्पेक्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर प्योर वाटर को हम 100 डिग्री पे बॉयल करते हैं, ठीक है, या प्योर वाटर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा है, तो अगर उसी वाटर के अंदर हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएं, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप अगर मिला देते हैं तब अब उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। इसका बढ़ने का रीजन क्या, वो दो तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, विल इंक्रीज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस कैन बी एक्सप्लेन इन टू वेज। इसको हम लोग दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। पहला जो एक्सप्लेनेशन होगा वो होगा वेपर प्रेशर का। पहला जो एक्सप्लेनेशन क्या है बच्चों, वेपर प्रेशर का, वो है वेपर प्रेशर। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं बच्चों, वेपर प्रेशर एक्सप्लेनेशन। वेपर प्रेशर से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे इसको एक्सप्लेन किया जाए, क्यों बढ़ गया, इसका रीजन बताया जाए, तो आप बताएंगे कि दो तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस बढ़े हुए टेम्परेचर को। पहला क्या हम लोग टॉपिक है बच्चों, वेपर प्रेशर एक्सप्लेनेशन। ये वेपर प्रेशर एक्सप्लेनेशन क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से कि जो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिखा गया है, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या लिखा गया बच्चों की बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए या एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। अब थोड़ा ध्यान से समझिए इस चीज को। अगर हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे लिक्विड ले लेते हैं, ठीक है, ये वेपराइज होगा, वेपर बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि लिक्विड वेपर के बीच में समटाइम्स के बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए होगा क्या, अगर किसी का वेपर प्रेशर, अगर लिक्विड कम वोलेटाइल होगा, ठीक है, कम वेपर बनाएगा, तो 1 atm प्रेशर एक्सर्ट करने में वेपर को ज्यादा टाइम लगेगा बच्चों, ठीक है। ज्यादा टाइम लगने का मतलब ये है कि इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब उतना वेपर बन पाएगा जितना क्या होगा वो 1 atm प्रेशर लगा सके। यहाँ पे क्या होता है बच्चों की जब प्योर सॉल्वेंट होता है, क्या होता है, जब प्योर सॉल्वेंट होता है, तो प्योर सॉल्वेंट होने के कारण क्या होता है कि यहाँ से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो बहुत तेजी से वेपराइज होते हैं, और जितना तेजी से वेपराइज होगा ज्यादा से ज्यादा वेपर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनेंगे, उतने ज्यादा, ठीक है, वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो कम टाइम पे ही उतना ज्यादा वेपर यहाँ पे बन जाता है, जिसके कारण प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप इसको यूरिया डाल दिए या कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले तो सरफेस पे क्या होता है बच्चों, इसका भी मॉलिक्यूल आ जाएगा। इसीलिए वेपराइजेशन जो होगा मॉलिक्यूल्स का, लिक्विड मॉलिक्यूल्स का, अब कम होगा। मतलब उतना वेपर बनाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में भी समथिंग इंटरेक्शन आ जाएगा, तो उस इंटरेक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। या आप ऐसे सोच सकते हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होता है, दब जाता है। सॉल्यूट मॉलिक्यूल के आने के कारण
सॉल्वेंट का बहुत सारे मॉलिक्यूल को क्या करता है, सप्रेस कर देता है, जिसके कारण से उसका इवेपोरेशन क्या होता है बच्चों, घट जाता है। इसी कारण से यहाँ पे वेपर्स क्या होते हैं, उतना आसानी से नहीं बनते हैं, इसलिए इसको हायर टेम्परेचर पे ले जाते हैं, तब जाके उतना वो वेपर बना पाता है कि जो प्रेशर 1 atm के इक्वल लगा सके। तो यहाँ से एक्सप्लेनेशन बच्चों बहुत ही क्लियर है, क्योंकि जब हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाता है। ये हम RLBP में देख चुके हैं। और अगर वेपर प्रेशर घट जाएगा बच्चों तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। इसका मतलब वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक दूसरे के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम लोग थ्योरेटिकली इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ड्यू टू, हम ऐसे लिखेंगे, ड्यू टू addition of non-volatile solute, due to addition of non-volatile solute in a liquid, vapor pressure of solution is reduced as compared to pure solvent, as compared to pure solvent. Hence boiling point will increase। इसलिए क्या होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया जो बहुत ही सिंपल है और ये फीलिंग के जैसा फील कर दे, जैसा है कि जब हम कोई भी चीज एक दूसरे में डालते हैं तो एक दूसरे को क्या कर देगा, वो दबा देगा तो उसको एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा। और घट जाएगा इसका मतलब वेपर प्रेशर कम बनेंगे, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, एक तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया। दूसरा जो एक्सप्लेनेशन बच्चों वो इसका क्या है, थर्मोडायनामिक एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो हम पहले इसका ग्राफ भी बना देते हैं, वेपर प्रेशर वाला ही। इसी एक्सप्लेनेशन में ये सब ग्राफ भी बनाने बच्चों। अब यहाँ से देखिए, इसी को अगर हम लोग ग्राफिकली समझें, अब यही पे आप लिख सकते हैं ग्राफिकली it can be represented as, इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू कैसे देख सकते हैं बच्चों, तो वेपर प्रेशर का एक्सप्लेनेशन में ये आपको ग्राफ भी बनाना है। अब ग्राफ हम किसके बीच बना रहे हैं बच्चों, तो ग्राफ जो है हम लोग वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच बनाएंगे। इसको मिटा दें, ग्राफ जो है वो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच बनेगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये है हमारा टेम्परेचर, ये कौन सा एक्सिस है बच्चों, टेम्परेचर एक्सिस, और ये क्या हमारा वेपर प्रेशर एक्सिस है, वेपर प्रेशर है। अब देखिए हमें वेपर प्रेशर दो चीजों का जज करना है। ठीक है, दो चीजों का या दो सिचुएशन का आप कर सकते हैं। एक सिचुएशन है प्योर सॉल्वेंट का, दूसरा सिचुएशन है जब सॉल्वेंट में सॉलिड को मिला दिया गया है। अब सोचें कि वेपर प्रेशर मान लीजिए यहाँ पे 1 atm हम लोग ले लेते हैं। वेपर प्रेशर कितना बच्चों, 1 atm है। 1 atm का मतलब हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो गया, ये है एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है बच्चों, 1 atm, मतलब ये 1 atm का लाइन है, ये 1 atm का ये एक्सटर्नल प्रेशर का लाइन है। अब सोचिए गौर से कि आप क्या जानते हैं, कोई भी लिक्विड रहा होगा बच्चों, तो जैसे जैसे इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका वेपर प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए ये प्योर लिक्विड है, ठीक है, इसके अंदर तो आप इसको अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल क्या होगा बच्चों, धीरे धीरे वेपराइज होगा। ठीक है, तो अभी अगर हम टेम्परेचर को यहाँ रखते हैं केल्विन में, 0 केल्विन पे है, तो बच्चों अभी कोई भी टेम्परेचर नहीं है। इसका मतलब हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि यहाँ कोई वेपर अभी नहीं बने होंगे। इसका मतलब फिलहाल अभी हम लोग मान रहे हैं कि यहाँ पे प्रेशर अभी यहाँ पे है। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करोगे, लिक्विड धीरे धीरे क्या होगा, वेपराइज होना शुरू होगा, मतलब यहाँ वेपर बनना शुरू हो जाएंगे बच्चों। और जब वेपर बनना शुरू होगा
क्या करेगा, प्रेशर भी लगाना शुरू कर देगा, और जब ये प्रेशर लगाएगा इसका धीरे धीरे प्रेशर कहाँ पे जाएगा बच्चों, इक्विलिब्रियम जाना चाहेगा। तो यहाँ का जो ग्राफ आता है बच्चों वो इसी तरीके से आता है कि यहाँ से क्या होगा, मान लीजिए प्रेशर आपका इस तरीके से धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज करना शुरू किया, इस तरीके से इंक्रीजमेंट इसका शुरू हो गया, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे 1 atm का प्रेशर आ गया, कहाँ पे चला गया बच्चों, ये धीरे धीरे बढ़ते 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 यहाँ पे गया है। अब सोचिए कि ये अभी किसका था ग्राफ, ये था प्योर सॉल्वेंट का, ध्यान से इसको देखें, ये ग्राफ किसके लिए हो रहा है बच्चों, प्योर सॉल्वेंट का, क्योंकि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का बीच का जो ग्राफ का नेचर होता है बच्चों वो ऐसा ही आता है, ये प्योर सॉल्वेंट का हो गया। अब सोचिए कि ये किस टेम्परेचर पे 1 atm पे गया, मान लीजिए ये टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे देखिए बच्चों यहाँ वेपर प्रेशर मतलब अभी 1 atm नहीं गया, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया। जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा बच्चों, उस लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर कहलाएगा। अब देखिए ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल हो गया, इसका मतलब ये कहलाएगा T0B। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, नोटेशन क्या दे रहे हैं, T0B। अब नॉट का मतलब क्या होता है बच्चों, प्योर, T का मतलब है टेम्परेचर, B का मतलब है बॉइलिंग, इसका मतलब ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर है, ठीक है बच्चों। अब बताएं कि अगर आप इसके अंदर सॉल्वेंट को ऐड कर दिए, ये सॉल्यूट को ऐड कर दिए, तो सॉल्यूट को जब ऐड करते हैं तो हर एक पॉइंट का वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों, घट जाएगा। इसका मतलब कि प्योर लिक्विड इस टेम्परेचर पे अगर इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे था तो क्या सॉल्वेंट का इसी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कभी इससे ज्यादा हो सकता है क्या, कभी नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसा लिख चुके हैं कि जब भी हम प्योर लिक्विड के अंदर कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर जितना जिस टेम्परेचर पे होना चाहिए था उससे घट जाता है। इसका मतलब सॉल्यूशन वाला जो लाइन होगा वो इसके नीचे नीचे ही जाएगा बच्चों। तो मान लीजिए कि इस टेम्परेचर पे ये यहाँ पे था तो वो यहाँ पे रहा होगा, तो ये धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, इसी तरीके से बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, और ये बढ़ते बढ़ते मान लीजिए यहाँ पे आया। अब देखिए इस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर फिर 1 atm हुआ है, इसका मतलब ये जो टेम्परेचर कहलाएगा बच्चों वो क्या कहलाएगा, ये हम लोग बोलेंगे टीबी, ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं आप, टीबी ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर। इसका मतलब यहाँ से भी देखिए बच्चों ग्राफ से भी ये शो हो गया, ये जो है ये किसका ग्राफ है बच्चों, ये है सॉल्यूशन का, मतलब जब हम लोग सॉल्वेंट में सॉलिड को मिला चुके हैं तब का ये वेपर प्रेशर का ऐसा ग्राफ है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्योर लिक्विड इस टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, लेकिन जब उसमें हम लोग मिला दिए कि इस टेम्परेचर पे बॉयल हुआ, मतलब टेम्परेचर बढ़ा, कितना से बढ़ा बच्चों, तो ये दोनों का डिफरेंस होगा, और इसी डिफरेंस को हम लोग क्या दिखाते हैं, डेल्टा टी, और इसको बी लिखते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर का डिफरेंस है, ये टेम्परेचर का डिफरेंस है, और ये टेम्परेचर क्या बच्चों, बॉइलिंग टेम्परेचर है, इसलिए हम लोग डेल्टा टीबी लिखते हैं। और ये है कि बॉइलिंग पॉइंट में इतना से इंक्रीमेंट हुआ, तो हमें यहाँ से ये पता चल गया बच्चों कि दैट इज डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा बच्चों, तो डेल्टा टीबी माइनस डेल्टा टी नॉट बी, आप ऐसे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देख लें कि डेल्टा टीबी क्या है, ये हमारा पहला इक्वेशन होगा बच्चों जिसे आपको याद रखना होगा, ये एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट है जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आएगा। अब डेल्टा टीबी बराबर क्या है, इसको हम लोग लिखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। टीबी हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टीबी है बॉइलिंग पॉइंट, क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, या इसी को आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लैंग्वेज भी लिख सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ही है, लेकिन कब, इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जब उसमें हम सॉल्यूट को ऐड कर दिए तब, ऐसे भी लैंग्वेज लिखा जा सकता है। और टी नॉट बी के बारे में क्या लिखेगा बच्चों, ये होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहां से ध्यान रखना है
कि P नॉट B का वैल्यू क्या हम लोग किसी एक पार्टिकुलर लिक्विड के लिए जान सकते हैं क्या? क्योंकि अगर आपको इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, इसका मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए आपको और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए बच्चों। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट तो क्वेश्चन में दे देगा, लेकिन प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कभी कभी नहीं भी दे सकता है। तो हमें यही समझना कि कब नहीं दे सकता है। तो जब आप सॉल्वेंट के रूप में अगर वाटर को यूज कर लेते बच्चों, तो क्या वाटर का आपको बॉइलिंग पॉइंट नहीं पता होता? प्योर फॉर्म में पता होता है, एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm होता है। तो इसका मतलब है कि ये हमें पता होगा। तो यहाँ पे बच्चों इसीलिए लिख ले रहे हैं, नोट करके, नोट बनाकर आप ये लिख लें कि फॉर एक्वस सॉल्यूशन या फॉर वाटर, या आपको लिखा हुआ रहेगा एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट, वहां पे क्या हो गया? वाटर। तो T नॉट B का वैल्यू आप क्वेश्चन में नहीं देख पाएंगे, इसका वैल्यू आपको अपने मन से रखना होगा, या तो 0 ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे या 373 कैलोरी रखेंगे। आप जैसा रखना चाहें उसके अनुसार आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना होगा कि T नॉट B अगर वाटर हो गया तब हमें अपने मन से 100 डिग्री रख देना है या फिर 373 कैलोरी रख देना है। तो बच्चों ये पूरा का पूरा पहला एक्सप्लेनेशन है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का, कि जब हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है। तो उसका ये वेपर प्रेशर का एक्सप्लेनेशन है। वेपर प्रेशर से हम लोग ये चीज समझ चुके हैं। और आपके सामने की क्वेश्चन निकल के आया कि जब भी आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना हो तो आपको क्या करना बच्चों? सॉल्यूशन के बॉइलिंग टेम्परेचर में, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस करना होगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि कितना से इंक्रीज हुआ था। और जितना से इंक्रीज होता है वही क्वांटिटी हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। तो इतना सबको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। अब हम इसका चलते हैं सेकेंड एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसको मिटा दें, इसको ध्यान रखना आपको। वाटर के लिए ये वैल्यू अपने मन से आपको ये दोनों में से कोई भी एक पुट करना होगा, लेकिन अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट हुआ तो आपको वहां पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा, क्योंकि हम हर एक लिक्विड का बच्चों बॉइलिंग पॉइंट याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, इसलिए वाटर का सारा प्रॉपर्टी लगभग हमें याद रखना होता है। बाकी अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट आएगा तो ये भी दिया हुआ रहेगा, आपको ये भी दिया हुआ रहेगा। तो हम सेकेंड एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं, इसको मिटा दें बच्चों। अब हम लोग आते हैं सेकेंड एक्सप्लेनेशन का बच्चों। ये है इसका थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन। थर्मोडायनेमिक से भी ये चीज एक्सप्लेन हो जाती है कि हाँ, कि अगर हम किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। वो कैसे होता है ये हम लोग देख लेते हैं बच्चों। अब जैसे देखिए हम लोग इसका सेकेंड एक्सप्लेनेशन आते हैं। ये होता है थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन। थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन, या आप इसको कर सकते हैं एंट्रोपी एक्सप्लेनेशन। एंट्रोपी एक्सप्लेनेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का ये थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आपको पता होगा हमारे पास दो ही सिचुएशन है। एक है हमारा प्योर, ध्यान से देखिए, एक है हमारे पास, इसको ध्यान से समझे क्या ये है प्योर सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों। और दूसरा है हमारे पास सॉल्यूशन। दूसरा क्या हमारे पास सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसको वेपराइज करेंगे, इसको आप वेपराइज करेंगे, इसको वेपराइज कर दें तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इसका वेपर बनेगा। ऐसा मान लेते हैं, अलग अलग दिखा रहा है आपको, ठीक है। अगर आप इसको वेपराइज करेंगे
तो इसका भी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे वेपर बनेगा। इसका क्या होगा बच्चों, वेपर बनेगा। अब सोचिए कि ये हमारा इनिशियल है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ये फाइनल। हमारे पास दो सिचुएशन है, हमारे पास कितने सिचुएशन है बच्चों, दो सिचुएशन है। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, ये इनिशियल स्टेट था, इनिशियल लिक्विड है, इनिशियली क्या है, ये लिक्विड है, और ये क्या हो गया बच्चों, वेपर हो गया। ये क्या बन गया है, वेपर बन गया। अब सोचिए यहाँ पे कि ये लिक्विड है और ये आपको पता है फ्लूइड में जाएगा, ये वेपर में जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए बच्चों, ये इनिशियली लिक्विड में था, ये क्या है, लिक्विड फेज में है। यहाँ पे कहाँ चला गया बच्चों, वेपर में चला गया। तो यहाँ पे भी जो प्रोसेस हो रहा है वो यही है कि लिक्विड से हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं बच्चों, वेपर में जा रहे हैं। लेकिन दोनों में फर्क है, दोनों में क्या बच्चों, फर्क है। फर्क ये है कि ये लिक्विड और ये वेपर, ये लिक्विड और ये वेपर, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों ही प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज निकालें तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों डेल्टा एस सॉल्वेंट। इसको आप क्या बोलेंगे, डेल्टा एस सॉल्वेंट, ठीक है। इसका जो एंट्रोपी चेंज होगा बच्चों वो क्या कहलाएगा, डेल्टा एस सॉल्यूशन, डेल्टा एस सॉल्यूशन। और ये है एक्चुअली क्या कि डेल्टा एस सॉल्वेंट जो बच्चों है वो, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये है एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज when 1 mole of pure solvent will vaporize। ये सब क्वांटिटी बच्चों, इन सब का हम लोग आगे हेल्प लेंगे, ठीक है। आप ध्यान से अभी देखें सिर्फ यहाँ पे जो सिचुएशन है बच्चों वो क्या बताया गया कि जब हम प्योर सॉल्वेंट को वेपर में कन्वर्ट कर देंगे टोटली तो एंट्रोपी चेंज होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में जा रहा और ये एंट्रोपी बढ़ा ही होगा बच्चों। फिर यहाँ पे सॉल्यूशन को वेपराइज कर रहे हैं तो इसका भी एंट्रोपी बढ़ रहा होगा बच्चों। तो यहाँ पे डेल्टा एस जो सॉल्यूशन है वो यही है, ये भी हम लोग यही लिखेंगे कि एंट्रोपी चेंज when 1 mole of solution will vaporize। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से हो गया। अब इसी चीज को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें, आप यहाँ पे ध्यान से देखें, सेम चीज को अगर हम बच्चों ग्राफ पे प्लॉट करें तो आप देखिए क्या होगा। ये जो ग्राफ है बच्चों वो एंट्रोपी का होगा, ये किसका है, एंट्रोपी चेंज का है। अब पहले देखिए यहाँ पे क्या होगा, और एक चीज आप अगर और ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे डेल्टा एच जो होगा ना, डेल्टा एच का मतलब क्या होगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन, और यहाँ पे भी क्या है बच्चों, इसका डेल्टा एच वेपराइजेशन। ये दोनों जो है ना लगभग सेम होंगे। डेल्टा एच वेपराइजेशन का मतलब क्या है कि 1 मोल लिक्विड को वेपराइज कर रहे हैं, इसको हीट देना पड़ रहा होगा, यहाँ पे भी हीट देना पड़ रहा होगा। तो ये है डेल्टा एच वेपराइजेशन प्योर सॉल्वेंट का, और ये होगा बच्चों डेल्टा एच वेपराइजेशन सॉल्यूशन का। और ये दोनों जो क्वांटिटी है बच्चों वो लगभग क्या होंगे, सेम होंगे, लगभग सेम बोल रहे हैं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, अब जैसे देखें वेपराइज तो यहाँ पे भी सॉल्वेंट ही हो रहा, यहाँ पे भी सॉल्वेंट हो रहा, बस फर्क ये है कि इसमें कुछ सॉल्यूट का मॉलिक्यूल आ चुका है। जब सॉल्यूट मॉलिक्यूल आ चुके हैं तो इसलिए यहाँ का जो होगा वेपराइजेशन का एनर्जी और यहाँ का जो वेपराइजेशन का एनर्जी थोड़ा सा डिफर करेगा। इसलिए हम इस एनालिसिस में इन दोनों को क्या मान के चलते बच्चों, ऑलमोस्ट सेम मान के चलते हैं। तो इसका मतलब अगर हम ये 1 दे दें और ये 2 दे दें तो ये दोनों क्या है बच्चों, लगभग सेम हो जाए, इसलिए बाद में इसको लिख देंगे। फिलहाल आप ये क्वांटिटी समझ गए होंगे कि यहाँ पे एक क्वांटिटी हमारा डेल्टा एस सॉल्वेंट। तो डेल्टा एस सॉल्वेंट क्या बच्चों, तो 1 मोल प्योर सॉल्वेंट को अगर हम ये 1 मोल प्योर सॉल्वेंट को अगर हम वेपराइज करते हैं तो उस समय जितना एंट्रोपी चेंज होगा वो कहलाएगा डेल्टा एस सॉल्वेंट। और अगर 1 मोल सॉल्यूशन को अगर हम वेपराइज करते हैं तो उस समय जितना एंट्रोपी चेंज होगा वो कहलाएगा डेल्टा एस सॉल्यूशन।
और दोनों ही प्रोसेस का इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन लगभग सेम माना जाएगा बच्चों, क्योंकि दोनों में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगभग लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में सेम रहा होगा। अब आइए यहाँ पे, अब आना है हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए होगा क्या कि यहाँ से आपको पता है कि अगर हम इसको प्लॉट करते हैं, एस हमारे पास तीन चीजें बच्चों, एक तो है वेपर, ठीक है, दूसरा है लिक्विड, प्योर लिक्विड, और तीसरा है सॉल्यूशन। अब सोचें इस तरीके से कि ये हमारा वेपर है, ये जो है बच्चों वो क्या है, वेपर का एंट्रोपिक फॉर्म है, ये है वेपर का एंट्रोपिक फॉर्म। अब ध्यान से देख लें, ये किसका वेपर फॉर्म का एंट्रोपी है बच्चों, ठीक है। अब देखें अगर हम तीन सिचुएशन लिखें, एक गैसियस फेज है, दूसरा लिक्विड फेज है, तीसरा भी लिक्विड फेज है। अगर इन तीनों ही फेज का आपको एंट्रोपी का कंपैरिजन पूछा जाएगा तो आपको पता है कि लिक्विड के कंपैरेटिवली गैस का एंट्रोपी ज्यादा होगा। तो गैस का एंट्रोपी हम बच्चों इस लेवल पे दिखा रहे हैं कि एंट्रोपी यहाँ पे है। अब सोचें कि ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, अब इस लिक्विड का एंट्रोपी ज्यादा होगा या इस लिक्विड का एंट्रोपी ज्यादा होगा। तो आपको बताया गया था कि लिक्विड फेज में एंट्रोपी उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट है और यहाँ पे जितना सॉल्वेंट यहाँ था वो तो यहाँ भी है, इसमें कुछ सॉल्यूट भी ऐड हो चुका, मतलब इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं। तो इस लिक्विड के कंपैरेटिवली इस लिक्विड का एंट्रोपी ज्यादा होगा। तो वेपर के बाद जो एंट्रोपी का डाटा आएगा बच्चों वो किसका आना चाहिए था, ये आएगा एस वेपर। ये क्या बच्चों, एस वेपर, एस का मतलब है एंट्रोपी और ये किसका, वेपर का है। ये होगा एस सॉल्यूशन, ये क्या बच्चों, एस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का एंट्रोपी है। और सबसे नीचे किसका एंट्रोपी आएगा बच्चों, एस सॉल्वेंट, किसका आ जाएगा, एस सॉल्वेंट आएगा। अब देखिए इसी सिचुएशन को हम बता रहे थे यहाँ पे, इसको हम वेपर में चेंज किए तो एंट्रोपी चेंज होगा। अब देखिए जब इस प्योर सॉल्वेंट को अब वेपर में कन्वर्ट करेंगे तो एंट्रोपी चेंज बच्चों यहाँ से यहाँ तक का होगा। ये हमारा कहला जाएगा डेल्टा एस सॉल्वेंट। और यही चीज हम आपको यहाँ पे पहले लिख दिए कि डेल्टा एस सॉल्वेंट क्या है। तो प्योर सॉल्वेंट को जब हम वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस समय जो एंट्रोपी चेंज हो रहा है उसमें देखिए एंट्रोपी का चेंज इतना है। फिर इस सॉल्यूशन को भी हम लोग किसमें चेंज करेंगे बच्चों, वेपर में। तो ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा और ये जो कहलाएगा वही कहलाएगा डेल्टा एस सॉल्यूशन। ये क्या कहलाएगा बच्चों, डेल्टा एस सॉल्यूशन। वो हम यहाँ पे आपको पहले ही बता चुके हैं कि डेल्टा सॉल्यूशन क्या होता है कि एंट्रोपी चेंज होता है कब, जब एक मोल सॉल्यूशन को वेपर में चेंज करते हैं। तो ये हो गया बच्चों। और इसमें जो हीट देना पड़ेगा, और इसमें जो हीट देना पड़ेगा वो लगभग सेम माना जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगभग क्या है, सेम है। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। अब हमें समझना ये होगा कि यहाँ से हम इसको रिलेट कैसे करें बॉइलिंग टेम्परेचर के साथ। तो बच्चों देखें कि ये वेपर और लिक्विड के बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम है। और थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जब भी आपका फेज इक्विलिब्रियम होगा, मतलब एट फेज चेंज, ठीक है, फेज चेंज वाले टेम्परेचर पे सिस्टम क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे डेल्टा जी का वैल्यू क्या है बच्चों, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये पूरा सिचुएशन समझ में आ गया। अब हम इसको रिलेट करते हैं, इसको मिटा दें। अब हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं बच्चों यहाँ से। अब ये प्रोसेस पूरा क्या बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट का, ये प्रोसेस पूरा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का। तो अब हम ऐसे लिखेंगे कि एट बॉइलिंग पॉइंट, एट बॉइलिंग पॉइंट अगर हमारे पास लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम है, और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट पे लिखें, ऐसे हम लिखते पहले लिक्विड वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम है, तो इस इक्विलिब्रियम में अगर हम बॉइलिंग पॉइंट पे इक्वेशन लगाएं बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पे क्या होगा कि डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस ऑफ टी डेल्टा एस, ठीक है। और ये एक जनरल इक्वेशन है, ये एक जनरल इक्वेशन है। लेकिन अगर यही इक्वेशन हम बॉइलिंग टेम्परेचर पे लगाते हैं, अब इसको ऐसे लिखें, कोई भी इक्विलिब्रियम के लिए ऐसा हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ लिखें कि एट बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 0। डेल्टा एच जो होगा यहाँ पे ये वेपोराइजेशन कहला जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और T जो होगा अब ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और डेल्टा S जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा S वेपोराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि हम बॉइलिंग टेम्परेचर पे लगा रहे हैं बच्चों। और बॉइलिंग टेम्परेचर पे अगर आप कोई चीज लगाएंगे तो वो इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से देखें कि ये तो जीरो हो गया, तो आपको ये पता चला बच्चों कि डेल्टा S बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ से देखें डेल्टा S बराबर जो होगा वो होगा डेल्टा H वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय T, भी आप कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से ये इक्वेशन आ गया। यहीं से प्रूव हो जाएगा बच्चों कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, तो आपको बताया गया बच्चों कि ये नियरली क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये नियरली क्या होंगे बच्चों, कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ से ये पता चल गया कि डेल्टा S जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है PV का बॉइलिंग पॉइंट का। ये बात आप याद रखें कि चेंज इन एंट्रोपी जो है बच्चों वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका। अब यहाँ से देख लें आपको क्या पता चल रहा कि प्योर सॉल्वेंट को वेपराइज करते हैं और सॉल्यूशन को वेपराइज करते हैं, एंट्रोपी चेंज किस में ज्यादा है। आपको यहाँ से पता चल रहा कि फ्रॉम एबव ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है कि बच्चों डेल्टा S सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा है डेल्टा S सॉल्यूशन का, डेल्टा S सॉल्यूशन का। आप ये बात याद रखेंगे डेल्टा S सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा है किसे, डेल्टा S सॉल्यूशन का। आप सोचिए अगर जिसका एंट्रोपी ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका एंट्रोपी चेंज कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो सॉल्वेंट का एंट्रोपी चेंज अगर ज्यादा है इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहा बच्चों, कम रहा होगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं T नॉट B जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा किसे, TB से। तो ये प्रूफ हो गया यहाँ से बच्चों कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट केस में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। अब देखिए इसमें हम आपको बहुत सारी चीज के बारे में समझा चुके हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपसे वो क्या पूछता है। क्वेश्चन आपसे बच्चों ये पूछेगा कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में, अब क्वेश्चन पे ध्यान दें, बहुत सारी चीज हो चुका है यहाँ पे। अब मेन पॉइंट पे आप ध्यान दें क्या क्या आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये ग्राफ समझ जाते हैं तो पहला बस ये पॉइंट आपको याद रखना कि एंट्रोपी जो होगा बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इसका है बॉइलिंग पॉइंट का। आप ये बात याद रख लें और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए। बाकी सारी चीजों को बस एक समझने के लिए था क्वेश्चन, बस इतना ही पॉइंट से आपको एराइज होता है। आपसे पूछेगा कि जब हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है। तो एक तो वेपर प्रेशर से पूछ देगा कि वेपर प्रेशर घट जाता है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। दूसरा आपके ऑप्शन में एंट्रोपी से रिलेटेड टर्म होंगे, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि सॉल्वेंट का जो एंट्रोपी चेंज होता है वो सॉल्यूशन के एंट्रोपी चेंज से क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। अब यही सारा जो चीज हम लोग यहाँ पे बस समझे हैं कि ये ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, तो ये सारा सिचुएशन आपको यहाँ से समझाया गया था। तो इस तरीके से बच्चों हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का अभी सिर्फ एक्सप्लेनेशन कर पाए हैं, और सवाल इससे नहीं बन रहे, मैथमेटिकल सवाल एक्सप्लेनेशन से नहीं बनेंगे। ये तो बस आपको समझाया गया है कि आखिर क्यों बढ़ जाता है, उसका दो रीजन है, उन दोनों रीजन को हम लोग एक्सप्लेन कर लिए। मैथमेटिकली जो सवाल आएंगे बच्चों वो कहां से आएंगे, उसके लिए हम अब एक एक्सप्रेशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो आप वहां से ध्यान देंगे। ये भी चीज थ्योरेटिकली आपसे पूछे जाएंगे, तो हम समझते हैं आप अगर इतना बात याद रख लें तो आपसे ये काम हो जाएगा। और ये एक ग्राफ भी पूछता है, ग्राफ भी याद रखें, बॉइलिंग पॉइंट का एंट्रोपी चेंज में ऐसा ग्राफ होना चाहिए कि सॉल्वेंट सबसे नीचे, बीच में सॉल्यूशन, एस वेपोराइजेशन, और ये यहाँ से यहाँ तक सॉल्वेंट का कहलाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक सॉल्यूशन का। अगर आप ये पूरा पार्ट इतना याद रख लेते हैं बच्चों, ये सब का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आप इससे बस इतना ही पार्ट ध्यान रखेंगे जो अभी बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, इतना से ही आपका सवाल डील हो जाएगा। एक ये ग्राफ याद रखेंगे, कैसे ग्राफ बनाएंगे ये आपको समझ में आ गया, और एक ये याद रखें, अगर आप ग्राफ याद रखते हैं ध्यान से तो हो ही जाएगा चीज, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग आते हैं इसके मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के ऊपर।
ये तो हमारा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हो गया कि क्यों बढ़ता है। अब हम लोग उसके कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। तो ठीक है, बढ़ चुका है तो कितना बढ़ेगा, ये सब चीजें हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग उसके आते हैं वैल्यू के ऊपर। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अलग से टॉपिक लगाएंगे बच्चों कि कैलकुलेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हमें बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू निकालना कि आखिर बढ़ेगा क्यों, ये तो हमें समझ में आ गया। अब बढ़ के कितना हो जाएगा ये हम कैसे निकालेंगे बच्चों। तो सबसे पहला तो एक तो यही याद रखना हमको कि डेल्टा टीवी जो होता है वो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस करना होगा। पहला मैथमेटिकल इक्वेशन ये हो गया। और दूसरा जो हम बनाएंगे बच्चों वो यहां से बनाएंगे कि डेल्टा टीवी आपको पहले लिखाया गया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलैलिटी पे डिपेंड करते हैं, मोलैलिटी पे डिपेंड करते हैं। और वो कैसे होते हैं बच्चों, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोलैलिटी का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोलैलिटी का। तो डेल्टा टीवी अब इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाएंगे तो यहाँ से आएगा केबी इंटू क्या आ जाएगा बच्चों, मोलैलिटी। क्या आ जाएगा, केबी इंटू मोलैलिटी। अब यहाँ से अगर हम एक तो ये आ गया बच्चों, अब बात आता है मोलैलिटी का। जैसे ही आप मोलैलिटी की बात करेंगे तो ये केबी इंटू, अब सोचिए मोलैलिटी क्या होता है, तो ये आएगा मोल ऑफ सॉलिड, मोल ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बच्चों, वेट ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू भी लिख रहे हैं। और ये किस में आना चाहिए बच्चों, केजी में। मोलैलिटी का डेफिनेशन तो यही होता है, मोलैलिटी का मतलब होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब सोचिए, ठीक है, अगर हम कहीं भी मोल ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं इसका मतलब उसमें हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, आई से मल्टीप्लाई करना होगा, उसके क्वांटम फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, तब तो उसका एक्चुअल आई आएगा। तो दूसरा जो एक्सप्लेनेशन है बच्चों वो यही हमारा केबी इंटू आई इंटू एन डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बी। इसमें बच्चों को क्या लिखना है, डब्ल्यू ये केजी में रहेगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये डेल्टा टीवी बराबर टी नॉट टीवी माइनस टी नॉट हो गया। एक ये इक्वेशन आपको याद रखना और दूसरा ये इक्वेशन याद रखना बच्चों। ठीक है, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट हम डब्ल्यू बी के बारे में लिख लें, या हम सारी चीजों के बारे में यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो केबी है बच्चों, केबी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका एक और नाम दिया गया बच्चों एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ। ठीक है, अब आता है बच्चों इसका यूनिट। एक तो केबी बारे में समझ में आ गया बच्चों। अब यूनिट ऑफ केबी क्या होगा, यूनिट ऑफ केबी। अब देखिए केबी का यूनिट अगर आपको निकालना है तो यहीं से निकलेगा, क्योंकि केबी बराबर क्या होगा, डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय एम। तो ये आप लिखेंगे डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय एम। अब बताएं डेल्टा टीबी का यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट आप या तो केल्विन लिखें या तो डिग्री सेंटीग्रेड लिखें। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है, तो चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में ले या डिग्री सेंटीग्रेड में ले, दोनों सेम वैल्यू देगा। और एम है मोलैलिटी, मोलैलिटी का डेफिनेशन क्या था बच्चों, मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यूनिट ऑफ केबी फाइनली हमारा क्या आ गया बच्चों, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, या तो इसे लिख सकता है डिग्री सेंटीग्रेड केजी पर मोल। ठीक है बच्चों, तो ये केबी के बारे में हो गया। अब देखिए केबी का अगर वाटर के लिए वैल्यू याद रखें ना, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि फॉर वाटर केबी जो होता है बच्चों वो कितना होता है, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। बच्चों हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वाटर के लिए आपको सारा कांस्टेंट वगैरह सब याद रखना होता है। तो क्वेश्चन में कभी कभी ये केबी का वैल्यू वाटर के लिए नहीं भी देता है, ऐसे जनरली सारे सॉल्वेंट के लिए दिया हुआ रहता है, लेकिन अगर कभी नहीं दे तो आप इतना यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वाटर के लिए आप स्पेशली इसको याद रखें। ठीक है, बाकी सॉल्वेंट के लिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा बच्चों। एक आता है जिसका डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ केबी क्या हो जाएगा बच्चों, डेफिनेशन ऑफ केबी
केबी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सोचिए केबी का डेफिनेशन क्या हुआ, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि व्हेन m इक्वल्स टू 1, अगर आप इसी इक्वेशन में m का वैल्यू 1 कर दें तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? केबी बराबर डेल्टा टीबी, केबी बराबर डेल्टा टीबी। इसका ये मतलब हुआ कि दैट इज केबी जो है बच्चों, केबी इज elevation in boiling point when molality of solution is unity। अगर किसी भी सॉल्यूशन का मोलैलिटी 1 है तो उस समय उस सॉल्यूशन का जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वही उसका केबी कहलाएगा बच्चों। और केबी जो है ये सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी होता है। केबी जो होगा बच्चों ये जो है सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे केबी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी बच्चों, अगर सॉल्वेंट अलग अलग होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। अब देखिए केबी का वैल्यू जनरली दिया हुआ रहेगा, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। जनरली ये जनरली क्या था बच्चों? प्रॉब्लम में दिया हुआ रहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कभी नहीं देगा तो इसका हम वैल्यू निकाल भी सकते हैं केबी का, लेकिन बहुत कम ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें केबी का वैल्यू आपको निकालना पड़े। तो केबी का वैल्यू कैसे निकाल सकते हो बच्चों? जिसको हम यहाँ लिख रहे हैं, केबी के लिए एक फॉर्मूला बताया गया है। इस फॉर्मूले को यूज करके हम इसका वैल्यू निकाल भी सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग 1000 इंटू डेल्टा एच बी, ये फॉर्मूला है बच्चों केबी निकालने का। अब इसमें आर तो आपको पता ही है गैस कांस्टेंट होगा, और इसका वैल्यू आप कौन सा रखेंगे बच्चों? तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, मतलब एनर्जी वाला रखेंगे। कहने का मेरा मतलब ये है जिसमें डेल्टा एच रहेगा वही वाला वैल्यू रख देंगे। जिस यूनिट में डेल्टा एच रहेगा, टी नॉट बी क्या बच्चों? तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा। ये क्या होगा बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और डेल्टा एच भी जो है इसको हम लोग बोलते हैं मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब एक मोल लिक्विड को वेपोराइज करने में कितना हीट लगेगा। तो इस तरीके से आपको सारा चीज सॉल्वेंट का दिया हुआ रहेगा, उसका मोलर हीट वेपोराइजेशन दे देगा, सॉल्वेंट का नाम देगा, का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। टी नॉट बी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आर का वैल्यू अपने मन से पुट करेंगे, ठीक है। तो केबी का वैल्यू निकल जाएगा। और इसी फॉर्मूले से वाटर के लिए ये सारा वैल्यू रख के सोल्व किया गया था। तो वाटर के लिए कितना जाएगा बच्चों? 0.52, जो आपको लिखाया गया था 0.52, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा। एक कभी कभी ये भी आपसे पूछ सकता है कि डेल्टा एच वेपोराइजेशन ना देके उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दे देगा। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में वापस आप अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड ये सॉल्वेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डेल्टा एच भी निकल जाएगा। फिर आप इस फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये क्या बच्चों? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो डेल्टा टीबी जो है बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में इतना ही पढ़ना है आगे, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन बनाने के लिए बस आपको ये दो फॉर्मूले को ध्यान रख लेना। डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टी नॉट बी और डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू आई इंटू एन ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बी, ठीक है बच्चों। एन ए यहाँ मोल ऑफ सॉलिड होता है, डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे बच्चों। नेक्स्ट का जो बचा हुआ दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हम क्वेश्चन सबको एक साथ मिला के करेंगे। आप पहले इसका फॉर्मूला वगैरह आराम से याद कर लें, सारा जो बात जिसमें बताया गया है, कौन सा टर्म किसके लिए यूज करना, वो सब माइंड में रखें, फिर आप सवाल कर सकते हैं। खैर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहले इसके ऊपर एक दो सवाल करेंगे बच्चों, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सबको मिला के एक साथ क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए हम लोग बच्चों यहीं तक करते हैं।